योग्य, जो कि प्रत्यक्ष कर्माभ्यास होता है, उसको खत्म करेंगे और 10वें अध्याय को खत्म करेंगे। पहला तो 9वें अध्याय का नाम क्या है? तो सुश्रुत संहिता के 9वें अध्याय का नाम योग्य है। योग्य का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग्य? योग्य का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्माभ्यास। अब लोग कहेंगे सर ये क्या है प्रत्यक्ष कर्माभ्यास? वैसे तो सबको पता चल जाएगा कि प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यास, ठीक है। वैसे फिर भी हम बताएं कि एक आप डॉक्टरी जब पढ़ते हैं तो एक आप थ्योरी पढ़ते हैं, एक आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल है दैट इज कॉल्ड एज योग्य या प्रत्यक्ष कर्माभ्यास। योग्य इज ए प्रैक्टिकल टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एट द दैट टाइम ऑफ एरा। उस एरा में, उस समय जो वैद्य बनने के लिए जो प्रत्यक्ष कर्म को देखकर अभ्यास किया जाता था उसे योग्य बोलते थे। पहला पॉइंट जो इस नोट्स में नहीं लिखा है आप लिख लीजिए, ये सुश्रुत की मौलिक देन है। सुश्रुत की मौलिक देन है। आचार्य सुश्रुत ने ही सबसे पहले योग्य के बारे में बताया है, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं कि पुष्प फल अलाबु कालिंदक त्रपुस क्रकारु एवारुक, इतनी चीजों पर छेदन किया जाएगा। पुष्प फल अलाबु कालिंदक त्रपुस केकारुक एवारुक। अभी पढ़ेंगे हम हिंदी, तो हिंदी में आएगा लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, ऐसे करके आएगा, वो नहीं याद करेंगे आप। छेदन कर्म, एक्सीजन का कर्म विद्यार्थी लोग किस पे सीखे? पुष्प फल पर, अलाबू पर, कालिंदक पर, त्रपुस पर, कृकारुक पर, एवारुक पर, इन पर छेदन का कर्म सीखेंगे। भेदन का कर्म मतलब इंसीजन लगाना कहां पे सीखे? इंसीजन लगाना सीखेंगे द्रति पर, बस्ती पर, प्रसेवक को। द्रति, बस्ती या प्रसेवक, इसमें क्या करो, पानी या कीचड़ भर दो, तो आप इंसीजन लगाना सीखें। लेखन का कर्म, आप लेखन कर्म किस पर सीखेंगे? सरोम चर्म। सरोम चर्म, ऐसा चमड़ा जिस पर रोम हो उसको घिसें तो उस पर आप लेखन कर्म सीखेंगे। वेधन कर्म, पंक्चरिंग, वेधन, वेधन कर्म किस पर सीखना है? तो जो मर गए हैं पशु उनकी सिराओं पर, या उत्पन्न नाल, उत्पन्न नाल मतलब कमल की जो नाल होती है, तो मृत पशुओं की सिराओं या उत्पन्न नाल पर आपको वेधन कर्म सीखना है। एसड़ कर्म, प्रोबिंग, प्रोबिंग कहां करोगे? तो प्रोब लेकर कहां डालोगे? घुड़ उपहत काष्ठ, ऐसी लकड़ी जिसको घुड़ में, घुड़ मतलब वही दीमक, जो घुड़ क्या होते हैं जो काट लेते हैं, छेद बन जाते हैं, उनमें बड़ी छिद्र युक्त लकड़ी होती है। तो घुड़ उपहत काष्ठ, वेड़ू, बांस, या नल नाली, या शुष्क अलाबू। कोई किसी ने देखी है अलाबू शुष्क हो गई हो तो उसमें देखो छेद हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। तो उस शुष्क अलाबू के मुख पर, शुष्क अलाबू के मुख पर आप ऐसा कर्म करेंगे। पनस, बिंबी, बिल्व फल मज्जा और मृत पशुओं के दंत, इनका क्या करेंगे? आहरण करेंगे। सूखा हुआ देखो बेल फल, देखो उसमें देखो बीज कैसे लगे रहते हैं, उनको बीज को निकालो। या कोई दांत, पशुओं का कोई मर गया, कोई पशु मर गया उसके दांत को निकालो, उनका, ठीक है, इनका आहरण करेंगे। तो इन पे आप एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, आहरण कैसे करते हैं। सूक्ष्म घन वस्त्र अंत, मतलब कोई ऐसा पतला छोटा सा कपड़ा ले आओ, ठीक है, और उनके किनारों को सिलो, या मृदु चर्म अंत ले आओ, ठीक है। कोई मुलायम सी चमड़े की आंत, या सॉरी चमड़े का अंत, मतलब चमड़े के जो कोने के भाग होते हैं, मृदु चर्म ले आओ, उनके अंत को, मृदु चर्म अंत को एक दूसरे से सिलो, तो क्या हो जाएगा? सीवन कर्म उस पे सीखेंगे आप। सूचरिंग। पुस्तमय पुरुष अंग प्रत्यंग, एक पुतला बनाए पुरुष का, उसके अंग प्रत्यंग बनाए, उस पर बंधन कर्म सीखे, उस पर बंधन कैसे बैंडेजिंग करते हैं उस पर सीखे। मृदु चर्म अंत पे देखिए क्या कर रहे थे? सीवन कर्म सीख रहे थे। मृदु चर्म के मांसपेशी अगर आ जाएगी, या उत्पल नाल फिर से आ गई, तो इस पे कर्ण संधि बंधन सीखेंगे। तो अंडरलाइन करिएगा, उत्पल नाल पे क्या आया, अभी सब आ जाएगा, ऊपर मिल जाएगा। मृदु चर्म मांसपेशी पर क्या मिलेगा? कर्ण संधि बंधन, उनका कर्ण संधि बंधन करो। फिर मृदु मांस खंड अगर ले लिया तो उस पर छार और अग्निकर्म करें। उदक पूर्ण घट, कोई घड़ा उदक से भरपूर है, ठीक है, तो उस पर
पार्श्व तोय उस पर छेद करके या अलाबु मुख पर बस्ती नेत्र बनाना सीखें या व्रण बस्ती बनाना सीखें। और मधु छिष्ट उपलते सालमली फलक, ऐसा सालमली फलक जिसपे मधुमक्खी का छत्ता लिपटा है उस पर विश्रामण कर्म करें, ड्रेनेज कर्म करें। एक बारे में बताया है, 3-4 बार आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा याद किया है। श्लोक में अभी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, एक लाइन में श्लोक में उन्होंने शब्द लिख दिया है, तो उस एक लाइन को हमने 10 लाइन में 13 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है और आप इसमें से पढ़ सकते हैं। कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी वो हमने ऊपर लिख दिया है, जैसे अलाबु मुख पर छेदन हो, उत्कर्तन परिकर्तन बात वही है, काटना मतलब वही छेदन के प्रकार होते हैं, छेदन उत्कर्तन परिकर्तन बातें की। तो अलाबु पे होगा। अलाबु मुख पर क्या होगा? बस्ती नेत्र। और शुष्क अलाबु मुख पर क्या होगा? एसड़। तो देखिए अलाबु के 3 क्वेश्चन बने, अलाबु, शुष्क अलाबु मुख और अलाबु मुख। फिर आया उत्पल नाल। उत्पल नाल, उत्पल नाल पर वेधन कर्म किया जाएगा और कर्ण संधि बंधन किया जाएगा, 2 कर्म होंगे। मृदु मांस खंड पर क्षार अग्निकर्म, मृदु चर्म मांसपेशी पर कर्ण संधि बंधन और मृदु चर्म अंत पर सीवन कर्म। देखिए मृदु 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 करके 3 आए, तो ये मिलते जुलते हैं इसलिए एक जगह लिख लिया गया है, 2-3 बार पढ़ेंगे। अब जैसे मृदु चर्म अंत आया तो जाहिर सी बात है मृदु चर्म अंत का क्या करोगे? सीवन ही कर्म करोगे। मृदु चर्म मांसपेशी आ गई तो क्या करोगे? जब मांस भी है पेशी भी है सब कुछ है तो इसका मतलब कर्ण संधि बंधन करोगे। मृदु मांस खंड मिल गया है, खंड मिल गया तो क्या करोगे? इसमें क्षार अग्निकर्म ही करोगे। तो ये सब आप याद कर सकते हैं, 1-2 बार अगर बिल्कुल साफ मन से रटेंगे तो आपको याद है। इसकी एक बार संस्कृत पढ़ लेते हैं कि योग्या सूत्री, 9वें अध्याय का नाम है योग्या सूत्री। योग्या सूत्री का मतलब क्या है? जैसे तीसरा श्लोक देखिए, अधिगत सर्वशास्त्रफम अपि शिष्यम योग्या संकार्यत, मतलब सर्वशास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्यानि प्रत्यक्ष कर्मा कराना चाहिए। उसने सब थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया है लेकिन पता ही नहीं है कैथेड्रा कैसे डाला जाता है, राइस ट्यूब कैसे डाली जाती है, डॉक्टरी बेकार है। भले 75% या 85% या गोल्ड मेडल या ट्रिपल गोल्ड मेडल या 10 टाइम्स गोल्ड मेडल, सेकंड थर्ड प्राप्त टॉप कर रखा है, हिमालय बैद्यनाथ का पुरस्कार जीत रखा है, लेकिन अगर राइस ट्यूब और कैथेड्रा डालना नहीं आता तो 0। तो इट मीन्स प्रत्यक्ष कर्माभ्यास भी जरूरी। ठीक है, इसने स्वेदन वमन विरेचन तथा छेदन भेदन आदि कर्मों का उपदेश करें, शस्त्र कर्मों में कर्म पद का उपदेश करें, अच्छी प्रकार से अन्य शास्त्रों को श्रवण करें, और जिन्होंने योग्य ना सीखा हो वो प्रत्यक्ष कर्मा के में भी अयोग्य होता है। ठीक है, तो देखो लिखा है तत्र पुष्प फल अलाबु कालिंदक त्रपुस एर्वारुक करकारुक प्रभृति छेद विशेषेंद्र रसेत उत्कर्तन परिकर्तनानि चोपदेश। मतलब कि पुष्प फल कोहड़ा मतलब कद्दू, अलाबु लौकी, कालिंदक तरबूज, त्रपुस खीरा, एर्वारुक ककड़ी, करकारुक बालन ककड़ी आदि पर छेदन करें और इसी पर ही उत्कर्तन या परिकर्तन करें। तो देखो ये हिंदी में नहीं याद करनी है, मैंने आपको पहले बोल दिया था, संस्कृत याद करनी है। फिर देखो द्रति बस्ती प्रसेक व प्रभृतिसी उदक पंक पूड़ेसु भेद योग्या, वही जो मैंने लिखा था उन पर भेदन करें। सरोम अपनी चर्म अन्यते, सरोम चर्म पर लेखन कर्म करना है। तो सब वही पढ़ेंगे, सब वही आएगा जो मैंने आपको लिख रखा है, एक एक चीज वही बता रखी है। तो इस श्लोक के पूरे उसको हमने क्या कर दिया है, आपको लाइन वाइज दे दिया है, तो आप एक बार देखेंगे सब वही निकलेगा। 5वां श्लोक अंडरलाइन करिए, 5वां श्लोक अंडरलाइन करिए रेफरेंस के लिए। एवं आदिशु मेधावी योग्या हर्षि योग्या हिरेषु यथाविधि द्रव्येषु योग्या योग्या योग्याम कुर्वाणो न प्रदुम्मति प्रमुद्यति कर्मसु, डिफरेंस है। और 6वां श्लोक अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपका भाग्य अच्छा हुआ और अगर हमारे सर ने पेपर बनाया, क्योंकि उनका ये बिल्कुल टॉप का श्लोक है, वो लर्न कराते कराते, और हमारे टीचर जो हैं ऑल इंडिया में, आप बीएचयू में पहुंच गए प्रोफेसर बन के, अगर उन्होंने एग्जाम बनाया, वो बनाते हैं पेपर अक्सर, और तो ये श्लोक आपको मिल जाएगा। तस्मात् कौशलम अन्विच्छनम शस्त्र छार अग्नि कर्मसु यस्य यत्रे सा धर्म्यम तत्र डैश 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 समाचरेत। इसलिए शस्त्र छार और अग्नि में कौशल की इच्छा रखता हुआ छात्र जहां पर जिस कार्य की समानता या सुगमता देखे उसी पर शस्त्रादि कर्म का पूर्ण अभ्यास संपादन करे, तत्र योग्या समाचरेत।
अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तस्मात् कौशलम विचनम शस्त्र छार कर्म अग्नि कर्म, शस्त्र छार अग्नि कर्म से यस्य यत्र साधर्म्यम साधर्म्यम तत्र योग्याम समाचरेत। ठीक है, 10वां अध्याय विशिखा अनुप्रवेशनी अध्याय। ये क्या मतलब है? विशिखा का मतलब क्या होता है? विशिखा का मतलब होता है कर्म मार्ग, कर्म मार्ग, कर्म मार्ग। विशिखा का मतलब अपत्य मार्ग, विशिखांतर का मतलब होता है अपत्य मार्ग, और विशिखानुप्रवेश का मतलब होता है कर्म मार्ग। विशिखांतर मतलब अपत्य मार्ग। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों ही पूछे गए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशिखांतर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशिखा। पहले भी अच्छू पेपर बनाता था तो बहुत पूछता था इसे, ठीक है, अब तो नहीं ऐसा आता है, तो उसी का मतलब आया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि गुरु के मुख से शास्त्र को पढ़े हुए तंत्र शास्त्र के अर्थ की उपासना करके सब बताया है कि योग्य प्राप्त भी कर लिया, आपने शास्त्र को पढ़ भी लिया, सब कुछ निपुण हो गया, तो स्वच्छ श्वेत वस्त्र पहनकर, छाता धारण करके, ठीक है, विशिखा में प्रवेश करें। वैद्य जो है विशिखा मतलब रोगी के गृह जाने के मार्ग में प्रवेश करें, तो श्वेत वस्त्र पहन के बताया है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर देखिए चौथा श्लोक, चौथे श्लोक में देखिए लास्ट की लाइन, षड विदो ही रोगाणाम विगानोपाय तद्भा पंचभी श्रोतादि भी प्रश्नेन चलती। तो ये सुश्रुत ने कहा है जो रोगी की परीक्षा है षड्विध परीक्षा के लिए तक करनी चाहिए। षड्विध उपाय हैं, 6 उपाय हैं। कौन कौन से? पंच जो इंद्रियां हैं उनसे करते हैं, ठीक है, और छठी प्रश्न से करते हैं, छठी प्रश्न से करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेफरेंस लिख लीजिएगा, 10वें अध्याय में इन्होंने ऐसा कहा है। फिर 5वें श्लोक में देखिए रसनेन्द्रिय विज्ञेहा प्रमेहादिषु रस विशेषा। ये कह रहे हैं देखिए नेत्र के द्वारा शरीर की वृद्धि और ह्रास और आयु के लक्षण, बल, वर्ण और विकार आदि का ज्ञान करते हैं। अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्र के द्वारा शरीर की वृद्धि देखेंगे, ह्रास देखेंगे, आयु के लक्षण भी नेत्र के द्वारा देखेंगे, बल भी कैसा है, वर्ण कैसा है, विकार कैसा है, ये भी नेत्र के द्वारा देखेंगे। फिर रसनेन्द्रिय के द्वारा क्या कह रहे हैं? प्रमेय आदि रोगों के माधुर्य आदि रस विशेषताओं का ज्ञान करते हैं रसनेन्द्रिय के द्वारा। घ्राणेन्द्रिय से अरिष्ट लिंगात देखेंगे, अन्य स्थानों में जो गंध आती है उसका ध्यान करेंगे। प्रश्न के द्वारा, प्रश्न के द्वारा देश, काल, जाति, साथ में रोग की उत्पत्ति, वेदना का आधिक्य, बल, अंतराग्नि, वात, मूत्र, मल का होना ना होना, काल, प्रकर्ष, रोग कब से हुआ है आदि बातें जानेंगे। तो इसमें काम की बात क्या निकली? बल और अंतराग्नि। अब देखिए बल नेत्र से भी करेंगे और प्रश्न से भी करेंगे, तो क्वेश्चन बनता है कि सुश्रुत ने बल का ज्ञान, सॉरी हाँ, सुश्रुत ने बल का ज्ञान के लिए कौन सी परीक्षाएं बताई? तो नेत्र परीक्षा और प्रश्न परीक्षा 2 बताई। अंडरलाइन कर लीजिएगा। चरक की देखिए 3 है, त्रिविधम खलु रोग विशेषणानि भवति तथा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुपानम। वाग्भट ने भी कह दिया यही, पंचाणाम रोकाणाम पंचधा स्मृतम। ठीक है, तो ये दर्शन स्पर्शन प्रश्न है, दर्शन प्रश्न स्पर्शन है, ये सब चरक को वाग्भट के हैं, जो मैडम पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, मेरे में सुश्रुत आया है, षड्विद इन्होंने बताया है, षड्विदो ही रोगाणम, तो वो मैं आपको बता दें। अब देखिए छठा श्लोक, मिथ्या दृष्टा विकारा ही दुराख्यातास्तथैव च तथा दुष्परिमृष्टाश्च मोहयेयु चिकित्सकम। अर्थात मिथ्या दृष्ट मतलब पंचेंद्रिय ज्ञान द्वारा और जिनकी योग्य परीक्षा ना हुई हो, तथा रोगी या रोगी के अभिभावक द्वारा जिनके संबंध में ठीक ना बताया गया हो, उचित रूप से विचारित ना किए गए हो, ऐसे रोग चिकित्सक को चिकित्सा के समय मोहित कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दी गई हो, गलत बताया गया हो, दर्द पेट में हो बता रहे हैं कि कान में दर्द हो रहा है, तो क्या होगा? चिकित्सक मोहित हो जाएगा, मतलब कहाँ इलाज कर पाएगा? तो नहीं इलाज कर पाएगा। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टा अगर किया गया हो तो इसका वैसे रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ बताया गया ऐसा। फिर लिखा गया है इस तरह रोगी और रोग की परीक्षा ठीक करने से साध्य रोगों को चिकित्सा द्वारा ठीक करें या फिर रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें। रोगी कष्ट न, असाध्य रोगी की चिकित्सा ना करें। जो रोग 1 वर्ष के पुराने हो उनकी प्राय चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो करीब करीब असाध्य हो जाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, सुश्रुत ने 1 वर्ष पुराने रोगों को असाध्य मान लिया गया है। सुश्रुत ने 1 वर्ष पुराने रोगों को असाध्य माना है। इसमें रोग का नाम नहीं दिया है, रोग बताए हैं कि 1 वर्ष पुराने असाध्य हो जाते हैं। अभी आगे आएगा अर्दित कि कौन से आचार्य ने अर्दित कितने साल पुराना माना है असाध्य। अभी आएगा उन्माद। तो अगर रोग का नाम लेके पूछे तो इसका मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, और अगर रोग का नाम लेके ना पूछे तो 1 वर्ष
का असाध्य कह दिया, 1 वर्ष पुराना रोग असाध्य हो जाता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं सूत्र स्थान के 10वें अध्याय। रोग का नाम लेके पूछे तो इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पूछता है कितने वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है, तो मैं बताऊंगा आपको सब, जब अर्दित पढ़ाऊंगा जब सब पूरी बात बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ कंफ्यूज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अभी आप ये याद रखिए कि अगर केवल पूछे कि डिजीज या रोग, नाम ना लिखे कि रोग करके पूछे तो 1 वर्ष पुराना असाध्य होता है, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। और अगर रोग का नाम लिख दे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए लिखा है 8वें श्लोक में, उक्त साध्य असाध्य रोगों में निम्न व्यक्तियों की साध्य व्यक्ति भी द्विगुण चिकित्सीय होते हैं, जैसे वेद पाठी, राजा, स्त्री, बालक, वृद्ध, डरपोक, दुनिया भर के बताया है। इनका साध्य रोग भी कष्टात हो जाता है। ऐसे विचार करके जो रोगी की चिकित्सा प्रारंभ करता है वो धर्म, अर्थ, काम और यश को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये बताया गया है, देख लो, वेद पाठी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 11वें का श्लोक लिखा है, सदा आतुरः श्रोति राज सेवकस्तथा वेश्या सह प्राणजीवी। तो ये सदा आतुर बताए हैं चरक में। मैं जब चरक सिद्धि स्थान नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको। सदा आतुर बताए हैं उन्होंने, तो ये सदा आतुर के नाम लिख लीजिए, श्रोति, राज सेवक, वैश्या और सह प्राणजीवी, 4 सदा आतुर होते हैं। वहां उस टाइम में पूरी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बताऊंगा इनकी क्या करते हैं। 9वां श्लोक देखिए, स्त्री भी सहास्याम संवासम परिसाहश्च वर्जयेत दत्तश्च दत्तंचुः ताभ्यो नादेम अन्नाद अन्य भिषक विषय रहे। मतलब और भी कहा था कि स्त्रियों के साथ एक आसन पर या पास में सट करना बैठे। क्लास में कोई जो बच्चे बैठते हैं वो सुन ले, उनके लिए श्लोक लिख दिया है सुश्रुत जी ने कि स्त्रियों के साथ एक आसन पर ना बैठे, उनके पास सटकर ना बैठे, उनके साथ रहना और हंसी मजाक भी करना वर्जित करना छोड़ दें, ठीक है। जो भी कर आ रहे हैं छोड़ दें। वैद्यों के द्वारा अन्न के अतिरिक्त उनसे दी हुई किसी अन्य वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए, और वैद्य अगर अन्न के अतिरिक्त उनसे दी हुई अन्य वस्तु या रुपया वस्त्र आदि को दे तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने बताया है, तो इस पर आप अमल करिए, ठीक है, और इसको पढ़िए। आज के लिए छोटी सी क्लास है, थोड़ा मेरा भी फास्ट है, आपको भी थोड़ी वीकनेस लग रही है, आपको भी शायद लग रही होगी, कुछ लोगों का होगा। कल से हम अग्निकर्मा, क्षार कर्मा, पहले तो क्षार कर्म पढ़ाएंगे, फिर अग्निकर्मा, सॉरी क्षार कर्म, और फिर जलोका, फिर अग्निकर्मा, ये सब चलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्लास चलेगी, मिस मत करिएगा, ठीक है। और टाइम पे आ जाया करिएगा। आज थोड़ी छोटी क्लास थी उसके लिए सॉरी। आज हालांकि हम नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन हमने कहा तो बच्चे आते हैं, चरक वाली मैडम ने तो ऑफ ही कर दिया था, हमने कहते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिलना चाहिए। किसी की कोई क्वेरी, किसी को कुछ ना समझ में आया हो वो बता दे, किसी को कुछ कल की क्लास में, परसों की क्लास में पूछना हो वो बता दे। टेस्ट देते रहिए, आप लोगों का सेकंड टेस्ट भी शायद लग गया है, अब तीसरा टेस्ट भी बन जाएगा, 10 अध्याय हो गए हैं, ठीक है। तो सब लोग फुल मार्क्स लाइए। किसी की कोई क्वेरी हो बता दे बेटा, किसी की कोई भी क्वेरी हो बता दे। एनीवन? प्रोबिंग क्या होती है? प्रोबिंग बेटा एषण, एषण कर्म, एषण, एषण। अब प्रोबिंग और एषण अगर आपको नहीं पता है तो एक बार यूट्यूब पे डालिए, व्हाट इज प्रोबिंग, प्रोबिंग इन फिस्टुला ट्रैक, ठीक है। तो उसमें आपको प्रोबिंग देख लेंगे। आप फाइनल ईयर में आप आए गए हैं कि नहीं आ गए हैं बेटा? क्या नाम है? अमन कुमार। आप फाइनल ईयर में आए हैं? नहीं आए हैं? अगर आ गए हैं तो आपको पता होगा, और अगर नहीं आए हैं, अमन फाइनल टॉप में है, आ गए हैं, तो प्रोबिंग आपको पता होगा बेटा। फिस्टुला के ट्रैक में, फिस्टुला के ट्रैक को जानने के लिए प्रोबिंग करते हैं, साइनस को जानने के लिए, साइनस ट्रैक जो होता है उसको जानने के लिए प्रोबिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा व्हाट इज प्रोबिंग, ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी हो बेटा? कोई नहीं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। और खूब पढ़िए, और जो भी क्वेरी हो पूछिए। ओके डियर स्टूडेंट्स।